नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक, ठीक है। सो वीडियो के एंड तक जुड़े रहो, हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल। सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली हम प्राइमेट्स में जैसे कि एप्स, मंकीज एंड ह्यूमन बींग्स में देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक प्रोसेस है। अभी यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो प्रोसेस है, ये जिस स्टेज से शुरू होते हैं वो फिर घूम के आके वही स्टेज में खत्म होते हैं, ठीक है। फिर जाके उसका नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होते हैं, फिर आके ऐसे ही वहां पे आके खत्म होते हैं। तो किसी भी प्रोसेस के साथ अगर हमें साइकिल वाला वर्ड लगा दे तो वो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जहां से शुरू हो रहे हैं वो फिर आके वहीं पे ही खत्म हो रहे हैं और फिर से वो प्रोसेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ह्यूमन बींग के अंदर, मतलब ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ऑन एन एवरेज 28 डेज में खत्म होते हैं, ठीक है। 28 डेज में, ये 28 डेज में पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होते हैं। सो बिलो 21 डेज अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है इसमें, तो वो खराब कंडीशन है, ठीक है। और 40 डेज से ज्यादा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए लग रहे हैं तो वो भी खराब कंडीशन है, ठीक है। तो एवरेज 28-29 डे, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। ओके, अभी देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल जो प्राइमेट में होते हैं वो शुरू होते हैं जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेंड करते हैं। वे प्यूबर्टी बोले तो लगभग 12-13 साल के एज में फीमेल के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो वो प्यूबर्टी जब अटेंड करते हैं तब जाके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ओके, सो 12 से 13 साल की उम्र में ये शुरू होते हैं और ये पूरे ये हर महीने ये साइकिल चलते रहते हैं और अल्टीमेटली जाके 50 साल के आसपास, ठीक है, वहां पे जाके वो खत्म होते हैं, ठीक है। सो 12 से 13 साल के एज में जो स्टार्ट होते हैं, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पे होते हैं उसे हम बोलते हैं मेनर्क, ठीक है। और 50 इयर्स के एज में, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज, ठीक है। ओके, सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने ड्यूरेशन तक रहते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो एक फीमेल के अंदर ये इस ड्यूरेशन के समय ही रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी रहते हैं। दैट मीन्स ये 12-13 साल के एज से लेके 50 साल के एज तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं और वो बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी उसमें रहते हैं, ठीक है। ओके, अभी चलो हम इस स्लाइड से पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये पिक्चर देख के और ये चार्ट देख के सब लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो 28 डेज में खत्म होते हैं, उसे हम 4 स्टेज में भाग करके स्टडी करते हैं। 4 स्टेज मतलब पहला मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे 1 से डे 5 है उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। उसके बाद डे 6 से लेके डे 13 तक जो ड्यूरेशन है उसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। फिर डे 14 को हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, ठीक है, ओवुलेटरी फेज। और उसके बाद डे 15 से लेके लगभग 28-29 डे के आसपास वो जो फेज है उसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्लियर? ओके। अभी हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली कुछ पैरामीटर्स में ध्यान देंगे और जो कुछ जगह पे जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वहां पे ध्यान देंगे। कुछ ऐसे जगह जैसे कि ओवरी,
ओवरी के जो फॉलिक्यूल्स है, फॉलिक्यूल्स में चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। फिर ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसमें चेंजेस आते हैं। फिर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है उसमें से एलएच एंड एफएसएच सीक्रेट होते हैं, तो उसका लेवल में चेंजेस आते हैं, ठीक है, एफएसएच एंड एलएच, ठीक है। और उसके बाद एक जो ये जो ओवरी है, ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसमें भी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है इसमें देखो यूटेराइन इवेंट्स, दैट मींस एंडोमेट्रियम लाइनिंग में कैसे चेंज आते हैं डे वाइज, वो दिया हुआ है। फिर ओवारियन हार्मोन लेवल्स, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैसे चेंज होते हैं 28 डेज में, वो। उसके बाद ओवारियन इवेंट्स, दैट इज ओवरी के अंदर जो फॉलिक्यूल्स है, फॉलिक्यूल्स कैसे चेंज होते हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे। और पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ये 28 डेज में पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल कैसे चेंज होते हैं वो दिया हुआ है। अभी क्लियर हुआ ये चार्ट? ठीक है, अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। सो हम समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हम फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स डे 6 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ तक आएंगे मेंस्ट्रुएशन फेज तक, ठीक है, ओके। सो जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तब उसके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि जीएनआरएच सिक्रेशन होने लगते हैं। जीएनआरएच, ये जीएनआरएच सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सीक्रेट होते हैं। जीएनआरएच का मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फिर जाके पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी तक पहुंचने के बाद ये पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसमें जाके कुछ सिग्नल देते हैं और जिसके कारण एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एलएच एंड एफएसएच सीक्रेट होते हैं, ठीक है। एलएच मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच मींस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके बाद ये एलएच एंड एफएसएच सीधा ब्लड वेसल के थ्रू ये ओवरी तक पहुंचते हैं, ठीक है। ओवरी तक पहुंचने के बाद ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिक्यूल होते हैं उसको डेवलप होने के लिए मदद करते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो, इस चार्ट में देखो जब एलएच एंड एफएसएच यहाँ से सीक्रेट होते हैं तब प्राइमरी फॉलिक्यूल को डेवलप होने में मदद करते हैं। और यहाँ पे देखो यह क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिक्यूल से धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनने लगते हैं। किसके कारण हो रहे हैं? एलएच एंड एफएसएच के स्टिमुलेशन के कारण, ठीक है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनते हैं, देन सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, ओके। और फिर टर्शियरी से बनते हैं ग्राफियन फॉलिक्यूल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। तो इसी समय क्या होते हैं, ये जब ये फॉलिक्यूल्स डेवलप होते रहते हैं, ये फॉलिक्यूल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते रहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो रिलीज करते हैं वो एस्ट्रोजन ये ओवरी से निकलते हैं और अल्टीमेटली हेल्प करते हैं ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसको बनने में। तो यहाँ पे देखो यूटेराइन इवेंट्स में क्या होते हैं, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये धीरे धीरे मोटा होने लगते हैं, ठीक है। क्यों मोटा होते हैं हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो डे वाइज एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फॉलिक्यूल्स का ग्रोथ हो रहा है और फॉलिक्यूल्स ग्रो होने के साथ साथ वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, क्लियर, ओके। और यहाँ पे एलएच का ये सिक्रेशन होता रहता है और इसीलिए एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोजन से ये यूटेराइन का जो वॉल है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो डेवलप होते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अभी देखो ये डे 13 तक ऐसे होते रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, डे 14, ठीक है, डे 14 बहुत क्रूशियल है। डे 14 के दिन क्या होता है, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल बनते हैं वो मैच्योर फॉलिक्यूल धीरे धीरे जो ओवरी है ओवरी के वॉल के साथ जाके अटैच होते हैं, ठीक है, मतलब ओवरी के वॉल के साइड में जाके पहुंचते हैं। तो पहुंचने के बाद वो क्या होते हैं कि ये जो एलएच है और एफएसएच है का सिक्रेशन उस समय बढ़ जाते हैं, मतलब डे 14 में, ठीक है। ये एलएच एंड एफएसएच बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, बहुत ज्यादा।
ये तो एक लेवल में हो ही रहा था, लेकिन डे 14 में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इसका होता है। ठीक है, उसके बाद ये LH एंड FHH प्रोडक्शन के कारण एस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि LH एंड FHH के कारण ही अल्टीमेटली एस्ट्रोजन बन रहा था, है ना। तो डे 14 में ये हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये हार्मोन बढ़ने के लिए क्या होते हैं, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल जो ओवरी के वॉल के साइड में आके रहा, वो अभी फट जाएगा। फटने के बाद उस ग्राफियन फॉलिक्यूल से एक सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, ओके। सो ये डे 14 में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं? डे 14 में LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, देखो एक लेवल में आ रहा था, लेकिन डे 14 में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, LH सर्ज इसे हम बोलते हैं। ठीक है, फिर ग्राफियन फॉलिक्यूल फट के सेकेंडरी oocyte निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। सो ये डे 14 में ये सब इवेंट्स होते हैं। तो अभी ये जो सेकेंडरी oocyte निकलते हैं, ये सेकेंडरी oocyte अभी यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के अंदर घुस जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरी के अंदर ऐसे रहते हैं। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब के जो हेड पार्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, ओवरी के ऊपर ऐसे स्क्रैप करते हैं। स्क्रैप करने के कारण क्या होते हैं, जो सेकेंडरी oocyte है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, ओके। अभी फेलोपियन ट्यूब के अंदर घुसने के बाद ये धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, लेकिन ये जो ग्राफियन फॉलिक्यूल से निकला था, वो ग्राफियन फॉलिक्यूल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ओवरी के अंदर रह जाते हैं, और वो बन जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अभी ओवरी के अंदर क्या रह गया, कॉर्पस ल्यूटियम रह गया। अभी ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे देखो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई हो गया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब हाई हो जाता है, तब क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन और अल्टीमेटली ये जो एस्ट्रोजन है, ये दोनों मिलके ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है उसे और ज्यादा मोटा बनाते हैं। ठीक है, और ज्यादा मोटा बनाते हैं। सो ये है ल्यूटियल फेज। इसी ल्यूटियल फेज में ये एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग बहुत ज्यादा मोटा हो जाते हैं, और एंड्रोमेट्रियम में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। सो ये कब हो रहा है, ल्यूटियल फेज में। और फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ था, ये फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, ओके। सो अभी ये जो कॉर्पस लुटियम है, ये कॉर्पस लुटियम कुछ दिन तक बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा, और ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो डेवलप होता रहेगा। सो ये ल्यूटियल फेज में ऐसा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके बाद कुछ दिन बाद ये कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होके एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकन्स। सो ये एक्चुअली ओवरी के अंदर होते हैं। ठीक है, सो कॉर्पस एल्बिकन्स जब बनेंगे तब ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकन्स कुछ ये प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन ये सब सीक्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। तो इसी समय देखो LH एंड FHH का सिक्रेशन भी घट के ये नॉर्मल लेवल तक आ जाते हैं, और ये पहले जैसा था वो एक लिमिट में चलते रहते हैं। ठीक है, सिर्फ डे 14 में LH सर्ज के समय ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। सो कॉर्पस एल्बिकन्स बना, तो उसके बाद वहां से प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, और साथ में एस्ट्रोजन का भी जो लेवल है वो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे LH एंड FHH का सिक्रेशन भी कम गया, और LH एंड FHH के लिए ही अल्टीमेटली क्या हो रहे थे, वो एस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो ये एंड्रोमेट्रियम लाइन बनाने के लिए मदद कर रहे थे, वो अभी कम गया। तो अभी क्या होगा, ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है ये टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लगभग डे 1 से लेके डे 5 में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुएशन जो फेज है, उसमें डे 1 से लेके डे 5 में ये एंड्रोमेट्रियम लाइन टूटना शुरू होगा। और एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर क्या था, बहुत सारा ब्लड वेसल यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सारा ब्लड वेसल था।
तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज जो है उसके समय ये टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ब्लड वेसल भी टूटेगा, टूटने से वहां से ब्लड निकलेगा और वही ब्लड अल्टीमेटली यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे साथ में क्या हो रहा है, वो जो सेकेंडरी ओसाइट है साथ में वो डे वाइज ऐसे मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सेकेंडरी ओसाइट और साथ में यहाँ से जो ब्लड निकला एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटने के बाद, वो सब एक साथ यहाँ से मेंस्ट्रुएशन फेज में निकल जाएगा। दैट मीन्स डे 1 से लेके डे 5 तक ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद शुरू होगा फिर फॉलिकुलर फेज, ठीक है। इस फॉलिकुलर फेज में फिर और एक जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है वो फिर से डेवलप होना शुरू होगा, एलएच एंड एफएचएस का सिक्रेशन फिर से शुरू होगा, एस्ट्रोजन का लेवल फिर से बढ़ना शुरू होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा और डे 14 में ओवुलेशन होगा, एलएच सर्ज होगा और उसके बाद जाके कॉर्पस लुटियम बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पे हाई रहेगा और एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ज्यादा बढ़ता रहेगा। फिर वो ल्यूटियल फेज यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज हो जाएगा। तो ऐसे पूरा साइकिल कंप्लीट होता रहता है, ठीक है। ओके, अभी एक केस हम देखते हैं। कौन सा केस? देखो, डे 14 में जो सेकेंडरी ओसाइट निकलते हैं वो ऐसे फेलोपियन ट्यूब में घुस जाते हैं, ठीक है। अभी इन केस वो फीमेल किसी मेल के साथ मेट करते हैं तो यहां से स्पर्म एंटर होते हैं, ठीक है। और ये स्पर्म मूव होके ऐसे आके इसके साथ फ्यूज होते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट जो बनते हैं वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होते हैं और यहाँ पे मूव होते रहते हैं, ठीक है। सो जाइगोट से एक सेल से 2 सेल स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके बाद 4, 8 ऐसे करते करते एक स्ट्रक्चर बनेंगे जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। वो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन हुआ इसके कारण क्या हुआ, ये जो कॉर्पस लुटियम है ये कॉर्पस लुटियम खराब नहीं होगा और कॉर्पस एल्बिकन्स नहीं बनेगा, ठीक है। सो कॉर्पस लुटियम ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन होने के कारण कॉर्पस लुटियम ऐसे रह जाते हैं और वो बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते रहते हैं, ठीक है। और इस स्टेज में बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। सो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है इसको मेंटेन करके रखते हैं, इसको टूटने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये कब हो रहे हैं, ये जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है इसके साथ आके ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होते हैं उसका फर्दर डेवलपमेंट होके वो बनते हैं एम्ब्रायो और उसी एम्ब्रायो से अल्टीमेटली बनते हैं बेबी। तो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये ब्लास्टोसिस्ट एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग में अटैच होगा तभी जाके वो ब्लास्टोसिस्ट पूरा डेवलप होके अल्टीमेटली बच्चा बनेगा। लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन फेस हुआ था तब क्या हुआ था, एक कॉर्पस लुटियम जो है वो खराब होके कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया था और प्रोजेस्टेरोन लेवल घट गया था, इसके कारण ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है वो टूट गया था। लेकिन यहाँ पे तो कॉर्पस लुटियम ठीक ही रहा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसीलिए ये भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन रहेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी मेंटेन रहेगा, इसके कारण अल्टीमेटली बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होते हैं तब 9 महीने तक, दैट इज वो गेस्टेशन पीरियड जो है जितना टाइम है उतने टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये इसका जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है ये नहीं टूटेगा, नया फॉलिक्यूल वहां पे डेवलप नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा बंद रहेगा 9 महीने तक। उसके बाद डिलीवरी के बाद फिर से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, ठीक है। ओके, सो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग ये शेड ऑफ हो जाते हैं और जब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं तो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन रहते हैं। क्यों मेंटेन रहते हैं, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल उसे मेंटेन करके रखते हैं और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन करके रखने के लिए एक कॉर्पस लुटियम हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस।
बहुत इजी है, एक बार ये वीडियो देख के तुम लोग के बुक में जो लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ के देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद।